जो छात्र आया वो ज्ञानवान होना ये शिक्षक की जिम्मेवारी मानी जाती थी, और उस ढंग से परिश्रम करते थे, छात्र की चिंता करते थे। मेरे बचपन में मैं एक बार बीमार पड़ा मलेरिया से, प्राइमरी स्कूल में था। घर हमारा खाता पीता अच्छा घर था, कोई किसी बात का अभाव नहीं था, लेकिन मलेरिया था तो घर में था। 3 दिन गया नहीं स्कूल में, ज्वर चल रहा था, बाद में भी 10 दिन नहीं गया। 3 दिन के बाद हमारे शिक्षक आ गए। मैं क्यों नहीं आया देखने के लिए, ये उनका काम नहीं था। सरकारी विद्यालय था प्राइमरी, उनको वेतन इसका नहीं मिलता था, लेकिन वो घर आए, क्यों नहीं आ रहा। तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा है, ठीक है। दूसरे दिन फिर आए। वो जंगल में जाकर कोई जड़ी बूटी लेके आए और हमारे पिताजी को बताया कि इसका काढ़ा पिलाइए, ये जल्दी ठीक हो जाएगा और बाद में जो वीकनेस आता है वो वीकनेस नहीं आएगा। अब हमारा घर कोई ऐसा घर नहीं था कि जहां कोई ऐसी सहायता आवश्यक है, उनको भी पता था, लेकिन ये उन्होंने सहज भाव से किया, क्योंकि पढ़ाना ये आजीविका का साधन नहीं था। आजीविका तो एक बाय प्रोडक्ट हो गया, लेकिन जिस छात्र को मैं पढ़ाऊंगा ऐसा मैंने कहा और वो पढ़ने के लिए अपने पास आया है, वो पढ़े इसके लिए उसकी पूरी चिंता करता। ऐसा ही स्वास्थ्य के बारे में रहता था। अपने आप प्राचीन व्यवस्था में तो 10-12 गांव मिलकर एक वैद्य जी रहते थे, और पता चला उनको कि किसी घर में कोई बीमार है तो बिना बुलाए पहुंचते थे और रुग्ण को ठीक किए बिना विश्राम नहीं करते थे, क्योंकि चिकित्सा करना ही कर्तव्य था। अब ऐसा है कि कितना खर्चा होता है इसका हिसाब करना पड़ता है, और आवश्यकता तो बन गई। तो ऐसी चिकित्सा चाहिए समाज को, जो सहज सुलभ हो, इसलिए अधिक जगह होनी चाहिए। व्यापारीकरण के कारण केंद्रीकरण भी होता है। कारपोरेट का जमाना है तो शिक्षा का हब बन जाता है। पहले एक एक प्रांत में 70-70 हजार शिक्षा के केंद्र रहते थे। वहां सब प्रकार के लोग अपने बच्चों को भेजते थे और उनको शिक्षा मिलती थी। ब्यूटीफुल ट्री नाम की किताब है, धर्मपाल जी ने लिखी है, उसमें सारा ब्यौरा है। अब शिक्षा के लिए जाना पड़ता है, छात्रों को दूर दूर जाना पड़ता है, क्योंकि केंद्रित हो गया। स्वास्थ्य का भी ऐसे ही है। अच्छी चिकित्सा पानी है तो कहां जाना, शहरों में जाना। बहुत अच्छी पानी है कैंसर वैंसर के लिए तो भारत में एक 8-10 शहर है जिसमें जाना पड़ता है। तो चिकित्सा का खर्चा अलग, रहने का खर्चा अलग, वहां आने जाने का खर्चा अलग। एक बीमारी है कैंसर जैसी, परिवार का क्या होगा, चिंता की बीमारी दूसरी, परिवार के सामने एक प्रश्न चिन्ह, हमारा क्या होगा। कि कई बातें हो जाती हैं, और इसलिए सहज और सुलभ चिकित्सा और कम खर्चे वाली चिकित्सा चाहिए। इसका उपाय क्या है? मूल उपाय तो यह है कि सेवा भावना से यह सब करना। आपने सुना अनिल जी को, ये कैसे आया? उन्होंने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है, जो उनके मन की तड़प है। डॉक्टर हेडगेवार के बारे में एक गीत है, उसमें ऐसी पंक्ति है उनके बारे में, ये संघ क्या है? हृदय की व्यथा संघ मन फूट निकली।
ऐसे ये प्रकल्प भी उनके हृदय की व्यथा थी, वो प्रकल्प बनकर फूट निकले, ऐसा हम कह सकते हैं। मन से इस प्रकार चिकित्सा अधिक उसके केंद्र, इसलिए वो सहज सुलभ हो जाएगी और सस्ती भी होगी अगर समाज का सहयोग होगा, क्योंकि खर्चा तो लगता ही है। तो समाज में जिनके पास है वो ऐसा विचार करते हैं कि ये करने के लिए अपना कुछ लगे। CSR वगैरह बहुत टेक्निकल और फॉर्मल शब्द है, हमारे यहां इसके लिए शब्द है धर्म। धर्म यानी सामाजिक जिम्मेवारी को निभाना। धर्म जोड़ता है, समाज को उन्नत करता है, धारणा करता है समाज की। तो जो सशक्त लोग हैं, पश्चिम कहती है कि सशक्त लोग ही जिएंगे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हमारे यहां कहता है कि सशक्त लोग सबको जिलाएंगे। ये हमारा विचार है। और इसलिए अपने यहां विद्या ददाति विनयम, विनयम याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। धन का उपयोग समाज की धारणा के लिए करते हैं, उसमें से सुख मिलता है। एक व्यक्ति का अपना सुख नहीं होता, अपना सुख उसने प्राप्त किया तो भी अगर समाज में दुर्भिक्ष है तो उसके सुख के दिन गिने हुए होते हैं। पूरा समाज सुखी होगा तब व्यक्ति सुखी होगा। और इसलिए व्यक्ति को अपने धन साधन का उपयोग, बुद्धि का उपयोग, शक्ति का उपयोग क्यों करना चाहिए? समाज की धारणा के लिए करना चाहिए। इस भावना से जब होती है कोई भी सेवा, स्वास्थ्य सेवा भी, तो सबके आर्थिक दृष्टि से भी सबके पहुंच में रहती है। और ये केवल रूखा सूखा कर्तव्य इस नाते नहीं निभाते। ऐसा क्यों करना है? ये अपनेपन की भावना है। ये बात ठीक है कि धन का उपयोग धर्म करने से सुख मिलता है, लेकिन अपना सुख क्या है? समाज का सुख मेरा सुख है, अपनों का सुख मेरा सुख है। अपना सुख अपनों का सुख है और समाज में सब अपने हैं। तो अपनों के लिए किया जाता है। एक मराठी चित्रपट आके गया, कट्यार काळजात घुसली नाम का, पहले नाटक था, उसका सिनेमा हो गया। उसमें एक गाना है, उस गाने में एक पंक्ति है, संवेदना सहवेदना समाधान, ऐसा कहा है। संवेदना संवादे सहवेदना समाधान। तो अभी मुझे बताया अध्यक्ष जी ने कि हमारे जो चिकित्सा के लिए लोग आते हैं उनके साथ हम संवाद रखते हैं। चिकित्सा पूरी होकर वो जाते हैं, उसके बाद भी हर महीने संवाद का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? हो गया, आ गए, चिकित्सा हो गई, ठीक हो गए, गए, अब क्या संबंध है? नहीं, संबंध तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। वो बीमार होके उनको यहां आना पड़ा, ये तो एक नियति का योग है। लेकिन नहीं आते तो भी अपने ही है, अपने से संवाद चाहिए। संवाद से मनुष्य को अपनी वेदना में सहयोगी मिलता है। और आदि जो वेदना है या आदि जो बीमारी है, वो इस सहसंवेदी भावना से कम हो जाती है। जैसे कैंसर की बात है, कैंसर की चिकित्सा में पेशेंट की हिम्मत काम करती है। दवाई तो करती है, लेकिन उसके साथ पेशेंट की हिम्मत भी काम करती है। और हिम्मत उसको कब आती है? जब ऐसे मित्र मिलते हैं, उसको बात करने वाले मिलते हैं। डॉक्टर का तो काउंसलिंग होता ही होगा, होना भी चाहिए, लेकिन पेशेंट मानता है डॉक्टर है, उनका काम है काउंसलिंग करना। लेकिन जिनका काम नहीं है वो भी अपनेपन से पूछताछ करते हैं, हिम्मत देते हैं, तो ठीक हो जाते हैं। कैसे पेशेंट था,
ठीक ही नहीं हो रहा था, और डॉक्टर ने उसको 3 महीने दिए कि 3 महीने के बाद तुम्हारा खेल खत्म। अब चिंतित होने लगा, लड़का इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है, लड़की का ब्याह करना है और कर्जा भी है कुछ। तो हुआ ये कि दवाई लागू ही ना पड़े, और डॉक्टर ने बता दिया 3 महीने के बाद। तो उनके एक मित्र थे, मित्र यानी संबंध आया किसी कारण से, थोड़े बुजुर्ग थे, अच्छे थे, साधन संपन्न थे, उनके घर पहुंच गए। उसके लड़के को पत्नी को बिठाया सामने, उसके सामने, और फिर पूछा बताओ क्या क्या बोझ है तुम पर। इसका 2nd ईयर में इसका फाइनल ईयर होना है, इंजीनियर बनेगा, इसका विवाह होना है, अनुमानित खर्चा क्या है, इतना लाख इतना लाख इतना लाख, और क्या कर्जा है। सारा उसने बताया। कुछ 10 लाख की टोटल होती थी। उन्होंने अपना चेकबुक लिखाया, 10 लाख आंकड़ा लिख दिया, साइन कर दिया, तीनों को बताया, इसको बताया, बोले बस अब बाकी चिंता नहीं करना, ठीक होने में मन लगा। हिम्मत आ गई, ठीक हो गया, अभी भी है, काम कर रहे। बाद में मैंने उनको पूछा कि एकदम इतना आप एक व्यक्ति को 10 लाख दे रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये मेरा साइकोलॉजिकल प्रयोग था, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन वो हिम्मत ही हार चुका था, उसकी हिम्मत कैसे वापस लाए। तो मेरी प्रसिद्धि तो है कि मैं साधन संपन्न हूं, इतना नहीं। तो मैंने जाके कर दिया। उन्होंने कहा अगर वो वास्तव में कुछ करने की बारी आती है तो मुझे 4 लोगों के पास से मैं जमा ही करता, मैंने कह दिया था, व्यवस्था करता मैं, मेरे पास नहीं। ये भी आवश्यकता रहती है। तो इसलिए सस्ती, सुलभ, और इसको क्या शब्द थे, सुसंस्कृत स्वास्थ्य सेवा या सहृदय स्वास्थ्य सेवा। जैसे छात्र को पढ़ाना है, शिक्षक ने ठान ली है, उसके सुख दुख को जानकर उसको खड़ा करता है, वैसे पेशेंट का दुख अपना दुख मानकर डॉक्टर उसको ट्रीट करता है। सेवा का प्रकार ये होना चाहिए। दूसरी बात है कि अनेक प्रकार से खर्चा कम भी होता है। कुछ बीमारियां ऐसी है जिसमें एलोपैथी भी कहती है कि इसके लिए आयुर्वेद का इलाज करो। कुछ बीमारियों के बारे में होम्योपैथी ज्यादा उपयुक्त है। कुछ बातें नेचुरोपैथी से ठीक होती है। फिर व्यक्ति भी है, किसी को आयुर्वेद लागू पड़ता है, किसी को एलोपैथी ही चाहिए। अब पश्चिम के दृष्टिकोण में ये कस्टमाइजेशन नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन है। वो वहां न्यूयॉर्क में बैठकर या वाशिंगटन में बैठकर या कहीं वहां बैठकर रिसर्च करेंगे कि एक आदमी को कितनी कैलोरीज चाहिए, और वहां से एक पेपर लिखेंगे जो मैगजीन में प्रकाशित होगा, और पूरी दुनिया पर वही मानक लागू होंगे। लेकिन वहां का जलवायु, वहां के लोगों का खाना, उनको करने पड़ने वाले परिश्रम वो अलग है, हमारे यहां अलग है। लेकिन वहां ऐसा है, यूनिफॉर्मिटी, एक ही बात पूरे दुनिया पर लागू करना। दुनिया में विविधता है उसका विचार नहीं करना, हमारे यहां ऐसा नहीं है दृष्टिकोण। हमारे यहां ये कहते हैं कि किसकी प्रकृति क्या है। एलोपैथी में भी फैमिली डॉक्टर नाम की एक चीज थी, अब बहुत कम हो गई है। वो फैमिली डॉक्टर ने 3 पीढ़ी उसी डॉक्टर का दवा वो फैमिली लेती है। वो डॉक्टर को पता है कौन कैसा है, उसमें किसको कब बीमार पड़ना होता है, क्या खाने से किसका पेट बिगड़ता है, वो जानता है, और जानकर डायग्नोसिस और उपचार करता है, तो ज्यादा कारगर साबित होता
ऐसे ही हमारे यहां था, व्यक्ति की प्रकृति जानो, दवाई की भी प्रकृति। महासुदर्शन चूर्ण मुझे लेना है तो मैं रहता नागपुर में हूं, वहीं तैयार हुआ वहां की जड़ी बूटी से मुझे लागू पड़ेगा। दिल्ली जाके लूंगा तो शायद उतना परिणाम वो दवाई नहीं करेगी। ऐसा रहता है। ये सारा विचार करके हमारे यहां पर्सन स्पेसिफिक उपचार, कस्टमाइजेशन ऐसा होता है। तो वो कितना संभव है आज मैं नहीं जानता, लेकिन ये तो संभव है कि एक ही छत के नीचे सारी पैथियां उपलब्ध हो। कोई पैथी श्रेष्ठ कनिष्ठ ये मेरा दावा बिल्कुल नहीं है। ज्ञान जहां से है वहां से ठीक है, लेकिन मनुष्यों की विविधता ध्यान में रखते हुए सब प्रकार उपलब्ध रहे। ये किया तो जिसको एलोपैथी लागू नहीं है वो खर्चीला उपचार एलोपैथी का क्यों करे? उसको होम्योपैथी लागू है, खर्चा कम होता है और लागू पड़ता है दवा। ऐसी कुछ सोच लेकर करना पड़ेगा। इस प्रकल्प में सब प्रकार की पैथी यहां उपलब्ध है, तो थोड़ी ये भी व्यवस्था आगे चल के ऐसी होनी चाहिए कि इस पेशेंट को क्या लागू पड़ता है इसकी भी परीक्षा होनी चाहिए, तो और अच्छा होगा। एक बात है कि ये होना था तो हुआ, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, सतत लगे। अगर व्यक्ति किसी ध्येय के पीछे पूर्ण ध्यास युक्त होकर, पूरा ध्यान देकर परिश्रम करता है तो अपने यहां कहते हैं सत्य संकल्प का दाता श्री भगवान है। वो संकल्प चलना चाहिए, क्योंकि और बहुत काम करना है। अभी ये प्रकल्प और आगे बढ़ना है और सतत ध्यान देने का प्रकल्प है। एक बार ये कर दिया और हो गया ऐसा नहीं होगा, इसको चलाते रहना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां सनातन है, स्वास्थ्य का विषय सनातन है, चलता आया है, आगे भी चलेगा। और इसलिए वैद्यकीय सेवा, मनुष्य की शिक्षा की सेवा, ये सेवाएं भी सनातन है। जब से मनुष्य का जन्म हुआ तब से अस्तित्व में आई, और जब सृष्टि में मनुष्य नहीं रहेगा तभी समाप्त हो। और इसलिए सतत चलाना, कम दामों पर सतत सेवा, तो सतत प्रयास करना पड़ेगा, बिना थके, बिना निराश हुए। तो संकल्प अपना कायम रहे। और कम दाम में सेवा देनी है तो क्वालिटी का डायल्यूशन कभी भी नहीं होना चाहिए, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सारा करने के बाद भी ये बहुत अच्छा काम है, अभिनंदनीय काम है, शाबाश कहना चाहिए। मैं कहता भी हूं, बाहर से आया हूं इसलिए शाबाश कह रहा हूं। ये प्रशंसनीय काम है और लोग इसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं ने उसको एक कान से छोड़कर दूसरे कान से छोड़ देना है, एक कान से सुनकर। क्योंकि जो मैं सेवा कर रहा हूं वो काम लोगों को अच्छा लगता है, प्रशंसनीय लगता है भी, परंतु मेरे लिए तो वो सहज स्वाभाविक बात है। ये करने से रुग्णों की रुग्णता समाप्त होती है, वो उनका लाभ है, लेकिन लाभान्वित तो मैं होता हूं। सेवा से हम पवित्र होते हैं। जिसकी सेवा करते हैं वो हमारे लिए नारायण रूप है, वो हमको अवसर दे रहा है। कहीं हिमालय में जाना नहीं है, कुछ नहीं है, अपने घर के अड़ोस पड़ोस में, अपने स्थान पर जो अपनी शक्ति है उसके साथ जितनी शक्ति है उतनी लगाकर भगवान स्वयं सेवा का अवसर ऐसी सेवा करने के लिए मुझे दे रहे हैं। और इसलिए इसमें ये भी अच्छा ही है, लोग अच्छा इसको कहेंगे, प्रशंसा करेंगे। विनम्र भाव से उसको सुनना, दूसरे कान से छोड़ देना। मन में ये नहीं आना चाहिए
कि हम भी क्या 30 मार खाएं। आगे सतत अगर काम करना है तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि विद्या ददाति विनय, विनयात याति पात्रता। विद्या के साथ विनय, वैसे सेवा के साथ भी विनय चाहिए। हमको तो वही बातें काम की है जिससे अधिकाधिक लोगों का हम कल्याण कर सकेंगे। न त्वहम कामये राज्यम न स्वर्गम न अपुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। ये राजा रंतिदेव का कहा सब सेवा करने वालों के लिए गुरु मंत्र है। करते रहना, करते रहना, नेकी करो और कुएं में डालो। ऐसे ही काम हो रहा है। सहज संवेदना से इस काम की शुरुआत हो रही और छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। बाइट ओनली दैट मच विच यू कैन चू। बड़ा बोझा लेके बैठ जाना ये ठीक नहीं है, थोड़ा थोड़ा उठा, जल्दी नहीं है। सनातन समस्या है, इलाज लंबे समय तक चलेगा, लेकिन जो करेंगे वो उत्कृष्ट करना और जो करेंगे वो यशस्वी करना, सतत करना। अपने प्रति धन्यता होनी चाहिए, गौरव होना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए। ये ध्यान में रखकर करना। ये सब चल रहा है और ये हम कर रहे हैं, तो हमारी सेवा तो ऐसी है कि हम सेवा करते चले जाए और लोग सेवा लेते चले जाए, ऐसी इच्छा हमारी सेवा करने वालों को नहीं होती। उनको ये इच्छा होती है कि हमारी सेवा करने से जो सेवा लेते हैं वो सेवा करने वाले बन जाए। मराठी में एक कविता है कुसुमाग्रज की, कि उसकी हिंदी ऐसे बन सकता है, देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेते लेते लेने वाले ने देने वाले के हाथ लेने चाहिए। दान लेते लेते वो दान देने वाला बन जाता है। ऐसी सिद्धत्व जगाने वाली सेवा वो हमको करनी है, तो समाज को साथ लेकर करना। क्योंकि हम सेवा करते रहे, कुछ लोग सेवा लेते रहे और बाकी लोग आप जैसे बजा रहे वैसे तालियां बजाते रहे, ये तो कल्पना नहीं है। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज।
तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर